नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने पुरानी दिल्ली की क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर दुकानदारों को तिरंगा वितरित किया। दिल्ली के 25 लाख घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। आपको बता दें कि पुरानी दिल्ली स्थित एशिया की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट में कल दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता अपनी धर्मपत्नी के साथ वहां पर प्राचीन मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले रुद्राभिषेक किया। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली और देशवासियों के लिए सुख शांति की प्रार्थना की। आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा हर घर तिरंगे को लेकर वहां पर दुकानदारों को भी तिरंगा वितरित किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का कहना है कि हमारा लक्ष्य 25 लाख घरों में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया है। इससे अलग अलग मार्केट एसोसिएशन भी हमारा साथ दे रही हैं। हमने 20 से ज़्यादा राष्ट्रीय ध्वज दुकानदारों को दिए हैं ताकि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अपने घरों में तिरंगा लगाएं। हमने आज इसका शुभारंभ किया और पुरानी दिल्ली की क्लॉथ मार्केट से इसका शुभारंभ किया गया। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर घर घर झंडा फहराने को लेकर मार्केट स्टेशन भी हमारी तरफ बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रही है और लोगों को निःशुल्क राष्ट्रीय ध्वज देकर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर झंडा लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही है। सावन के महीने में आज तीसरा सोमवार है और सावन के महीने में पृथ्वी पर स्वयं साक्षात शिव जी विराजमान होते हैं और हम लोगों ने पूरी दिल्ली वासियों की सुख शांति समृद्धि की कामना की, देश आगे बढ़े तरक्की करे इसकी कामना की। और आज मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही कि जब यहाँ पर मैं बहुत प्राचीन मंदिर यहाँ आया हूँ, शिव मंदिर लक्ष्मीनारायण मंदिर में जो मर्केंटाइल एसोसिएशन द्वारा संचालित है। और यहाँ तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, हर घर तिरंगा को लेकर दिल्ली में राजधानी में किस तरीके की जो है तैयारियां कर ली गई हैं? तो आपको बता दें कि भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने पुरानी दिल्ली में क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर दुकानदारों को तिरंगा वितरित किया और दिल्ली के 25 लाख घरों में तिरंगा फहराया। आपको बता दें कि पुरानी दिल्ली स्थित एशिया की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट में कल दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता अपनी धर्मपत्नी के साथ वहां प्राचीन मंदिर पहुंचकर उन्होंने रुद्राभिषेक किया और इस मौके पर उन्होंने दिल्ली और देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा हर घर तिरंगे को लेकर वहां पर दुकानदारों को तिरंगा भी वितरित किया गया और इसी के साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हमारा लक्ष्य 25 लाख घरों में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा फहराने का संकल्प हमने लिया है और इससे अलग अलग मार्केट एसोसिएशन भी हमारा साथ दे रही हैं। हमने 200 से ज़्यादा राष्ट्रीय ध्वज दुकानदारों को दिए हैं ताकि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अपने घरों में तिरंगा लगाएं। हमने इसका शुभारंभ पुरानी दिल्ली की क्लॉथ मार्केट से किया है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर घर घर झंडा फहराने को लेकर मार्केट स्टेशन भी अपनी तरफ से बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और लोगों को निःशुल्क राष्ट्रीय ध्वज देकर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर झंडा लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात की जाए अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा जो है ये योजना चलाई जा रही है, तो हर घर तिरंगा योजना को लेकर राजधानी में क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें हर घर तिरंगा योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से बिल्कुल अनाउंस किया गया था कि अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा जो हर घर तिरंगा यात्रा है या फिर क्या हर घर तिरंगा जो महोत्सव है वो मनाया जाएगा और लगातार इसको लेकर 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में हर घर पे एक तिरंगा झंडा लगाया जाएगा। उसी की शुरुआत जो है दिल्ली प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कल चांदनी चौक यानी पुरानी
दिल्ली चांदनी चौक क्षेत्र के अंदर दुकानदार भाइयों को झंडा देकर ये स्पष्ट कर दिया कि इसकी जो शुरुआत है वो कर दी गई है और लगातार झंडे बांटकर लगभग 200 झंडे बांटकर दुकानदारों को ये स्पष्ट कर दिया कि अमृत जो महोत्सव है वो कहीं ना कहीं जो देशभक्तों ने कहीं ना कहीं आजादी अपनी जान देकर आजादी हासिल की उनको लेकर कहीं ना कहीं उनकी यादगार को लेकर कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी। मगर जिस तरीके से अब ये कहा गया है कि 25 लाख घरों के अंदर तिरंगा झंडा जो है वो फहराया जाएगा 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में। तो लगातार कहीं ना कहीं इस महोत्सव को लेकर लगातार केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से हर घर तिरंगा यात्रा या जो है या फिर हर घर तिरंगा योजना जो है वो लागू कर दी गई है और देखना होगा कि ये इसके लिए कहीं ना कहीं जनता कितनी तैयार है। मगर जनता की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से दुकानदार जो व्यापारी थे उन्होंने जो झंडा लिया और कहीं ना कहीं धन्यवाद किया और ये भी कहा कि वो झंडा जो है वो अपने घर पर जरूर लगाएंगे, चाहे वो दुकान हो या फिर घर हो। जी, जिस तरीके से बात की जाए राजीव, कल जिस तरीके से तिरंगा बांटे गए हैं, यहाँ पर आदेश गुप्ता द्वारा दुकानदारों को तिरंगा बांटे गए हैं, तो क्या क्या संदेश तिरंगा बांटते हुए लोगों को दिए गए हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आदेश गुप्ता की तो आदेश गुप्ता ने जिस तरीके से कल पुरानी दिल्ली चांदनी चौक क्लॉथ मार्केट के अंदर जिस तरीके से व्यापारियों को झंडे दिए गए और झंडे को देने के साथ साथ उन्होंने एक संदेश भी दिया कि जो अमृत महोत्सव है यानी कि 15 अगस्त जो मनाया जाता है वो उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना है यानी कि हर घर तिरंगा उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं या फिर बड़े नेता हैं वो इसको लेकर कहीं ना कहीं कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और इस कोशिश के अंदर कहीं ना कहीं सफलता भी हासिल होती नजर आ रही है। क्योंकि जिन जिन दुकानदारों ने झंडे लिए थे वो कहीं ना कहीं इस महोत्सव को मनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि हम इस तिरंगे को अपने घर पर जरूर लगाएंगे, दुकानों पर लगाएंगे और एक संदेश देने की कोशिश करेंगे ताकि हर व्यक्ति जो है जो झंडा नहीं लगा रहा है उसके लिए भी एक मैसेज होगा कि वो भी कहीं ना कहीं 15 अगस्त के मौके पर जो आजादी दिलाने वाले शहीद थे उनको याद किया जाए और इस मौके पर कहीं ना कहीं देशभक्तों की जो शहादत है उनको याद करने की जरूर कोशिश की जाती है, जरूर याद किया जाता है। हर तरीके से ये कोशिश की जाती है 15 अगस्त के दिन या फिर कहे 26 जनवरी के दिन कहीं ना कहीं उनको याद किया जाए। मगर यहाँ पर 15 अगस्त की जिस तरीके से कोशिशें चल रही हैं, तैयारियां चल रही हैं, उससे तो लगता है कि दिल्ली के हर घर के अंदर एक तिरंगा झंडा जरूर फहराया जाएगा। जी राजीव, 15 अगस्त को लेकर क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली पुलिस की बात करें तो 15 अगस्त के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस जो है वो कह सकते हैं पहले से ही अलर्ट हो चुकी है और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है जो किराएदार हैं उनकी वेरिफिकेशन कराई जाए। दुकानों पर जो कार्य करते हैं या फिर फैक्ट्रियों में जो लोग कार्य करते हैं उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अगर जिन लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं की है या नहीं करवाई अपने किराएदारों की या फिर लेबरों की, उनकी वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी करा ले, नहीं तो जो मालिक है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और सीधे सीधे कहीं ना कहीं जो हर बार देखने को मिलता है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी के मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और दिल्ली से पुलिस की तरफ से ये सुरक्षा बिल्कुल बढ़ा दी गई है और यहां तक कि ये भी कोशिश की जा रही है किसी भी आतंकी घटना को नहीं घटने दिया जाए। मगर यहाँ पर बात करें सड़कों पर जो पुलिस बैरिकेटिंग होती है या फिर कहें जो सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए बैरिकेटिंग लगाई जाती है उसके अंदर भी सख्ती देखने को मिल रही है। लगातार गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है 15 अगस्त के मौके पर कोई भी घटना ना घट सके और इसको लेकर दिल्ली पुलिस की तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां है वो कहीं ना कहीं जांच करती हुई नजर आ रही है सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए भी और 15 अगस्त के मद्देनजर रखते हुए भी। मगर देखना होगा ये कोशिशें कितनी कारगर होती है। मगर जनता जिस तरीके से सहयोग कर रही है हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर या हर घर तिरंगे लगाने को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं जनता का सहयोग भी चाहिए और सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए भी जनता का सहयोग चाहिए और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस भी जनता से सहयोग मांगती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, जिस तरीके से 15 अगस्त अब काफ़ी नज़दीक है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा योजना भी चलाई जा रही है, तो 15 अगस्त में क्या क्या कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है? क्या क्या चीज़ जो है आकर्षण का केंद्र 15 अगस्त के दिन बन सकती हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर हर घर तिरंगा की बात करें तो वो भी जरूर उसकी शुरुआत की गई है दिल्ली के अंदर। मगर यहाँ पर बात करें फेस्टिवल की तो फेस्टिवल बिल्कुल मनाए जा सके, स्कूलों के अंदर बिल्कुल तैयारी चलती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि ये भी कोशिश की जा रही है कि बच्चों को एक प्रैक्टिस दी जा रही है जो 15 अगस्त के मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम किए जाते हैं स्कूलों के अंदर या फिर कहें पार्कों के अंदर या फिर कहें RW के द्वारा जिस तरीके से कार्यक्रम किए जाते हैं या फिर बड़े राजनेताओं के द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं। कहीं ना कहीं वो संदेश देने की कोशिश
करते हैं कि आजादी के मौके पर जिस तरीके से कह सकते हैं देशभक्तों ने अपनी शहादत दी है, और कहीं ना कहीं उनकी जो कुर्बानी है वो बेकार नहीं जाना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। मगर ये कोशिशें बिल्कुल कारगर होती हुई नजर आ रही है, और इसकी शुरुआत भी अब कर दी गई है। तो लगातार कहीं ना कहीं स्कूलों की बात करें, या फिर कहें पार्कों की बात करें, या फिर कहें और प्रोग्रामों की बात करें, वहां पर भी इस तरीके की कोशिश की जा रही है। मगर बाजारों के अंदर की बात करें, क्योंकि होली के कहते हैं राखी का फेस्टिवल भी बिल्कुल नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है, 15 अगस्त भी बिल्कुल नजर आ रहा है। यहाँ तक कि सुरक्षा जो दिल्ली पुलिस के द्वारा होनी चाहिए बाजारों के अंदर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, वो कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। लगातार बाजारों के अंदर भीड़ देखने को मिल रही है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर अगर कोई घटना घटती है तो दिल्ली पुलिस के ऊपर अंकुश लगता हुआ नजर आएगा। जी राजीव, कुछ दिन पहले एक खबर आई थी जहां पर लाल किले में कुछ आतंकी हमले के इनपुट्स भी मिले थे, तो कितनी टाइट सिक्योरिटी इस बार 15 अगस्त के लिए हो सकती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें लाल किले की, तो लाल किले को लेकर हर बार सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, और हर बार कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाती है कि कोई भी घटना ना घट सके। मगर जिस तरीके से अब दिल्ली पुलिस को इनपुट मिले हैं कि लाल किले तक आतंकी पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, और लगातार उसकी सुरक्षा को लेकर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान, डॉग स्क्वाड की बात करें, ड्रोन कैमरे की बात करें, लगातार इस तरीके से सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। और लाल किले जैसे एरिया के अंदर किसी को भी पतंगबाजी करने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है, ताकि कोई भी ऐसा घटना ना घट सके। मगर दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार अपना तरफ से प्रयास करती हुई नजर आ रही है, बड़े सुरक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं ऐसी कोई भी घटना ना घट सके। और चांदनी चौक को कहीं ना कहीं अब बदल दिया गया है, उसका रूपरेखा बदल दिया गया है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मगर यहाँ पर बात करें तमाम बाजारों की, वहां पर जरूर दिल्ली पुलिस की तरफ से थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल रही है। अगर वो भी कमी दूर कर ली जाती है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा दिल्ली पुलिस की जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी, और आम जनता भी जो सुरक्षित महसूस करती हुई नजर आएगी। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों के अंतर्गत गैंगस्टरों पर शिकंजा कसते हुए जिला फतेहगढ़ साहिब की पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 खतरनाक गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने गैंगस्टरों से 8 हथियारों समेत 30 कारतूस बरामद किए हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और रूपनगर रेंज गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने एसएसपी रवजोत कौर के साथ बताया कि सरहंद और खमाड़ो पुलिस की साझा टीमों ने एक सूचना पर कार्रवाई करते हुए राज्य में सक्रिय इस अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। उन्होंने बताया कि गिरोह के सरगना की पहचान संदीप संधू पुत्र सतवंत सिंह निवासी सबेलपुर पटियाला के तौर पर हुई है। भुल्लर ने बताया कि इस गैंगस्टर के खिलाफ पहले ही आईपीसी की धारा 302, 307, 392, 397 बी और 341, 323, 427, 502, 25 हथियार एक्ट और 16(1)14 आबकारी एक्ट के अंतर्गत 4 एफआईआर पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों के अलग अलग थानों में दर्ज की गई है। इस दौरान एसएसपी रवजोत कौर ने बताया कि संदीप संधू, जो कि एक कट्टर अपराधी है और जो इरादतन कत्ल और कत्ल के मामलों में पुलिस से वंचित था, इसको हरप्रीत सिंह, संदीप सिंह और चरणजीत सिंह और गुरमुख सिंह समेत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गैंगस्टरों के पास से कुल 8 नाजायज हथियार और इसमें से 32 बोर की देसी पिस्तौल और 315 बोर की देसी पिस्तौल शामिल है। और रवजोत कौर ने बताया कि देश के अलग अलग राज्यों की तरफ से इस गिरोह को हथियार मुहैया कराए जाते थे। पुलिस की तरफ से उक्त गिरोह से जुड़ी हर कड़ी की पड़ताल की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि अन्य गंभीर अपराधों के साथ साथ ये गैंगस्टर लोगों से फिरौती की मांग भी करते थे। उन्होंने कहा कि ये गैंगस्टर राज्य में कोई बड़ी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। रवजोत कौर ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कल जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 खतरनाक गैंगस्टरों की गिरफ्तारी हुई है, तो क्या कुछ अपडेट आपके पास है? हाँ जी, बिल्कुल देख सकते हैं कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पंजाब में जो बनाई है लगातार काम कर रही है, लगातार खूंखार गैंगस्टर्स को पकड़ रही है। और ये एक बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं कि कल 5 और अगर हम कहें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए गैंगस्टर्स को पकड़ा गया। उन गैंगस्टर्स से अगर हम कहें कि 8 हथियार, अगर हम कहें इलीगल वेपन्स, उसके अलावा 30 गोलियां भी बरामद की गई। तो इसी तौर पे आप अंदाजा लगा सकते हैं वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, तभी इतना ज्यादा हथियार और एम्युनिशन के पास मिली।
जैसे कि जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है कि उनके पास 32 बोर की 2 देसी कट्टे थे, फिर 3.15 बोर की देसी पिस्तौल शामिल थी, और उसके अलावा अगर बात करें कि 30 जिंदा कारतूस थे। ये सभी गैंगस्टर्स अगर उनके काफी एक्टिव नजर आ रहे थे, पर इनके अरेस्ट से एक बहुत बड़ा फायदा होगा। देखिए, तो ये 5 गैंगस्टर जो अरेस्ट किए गए, ये वो गैंगस्टर्स हैं जो यूपी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए हथियार प्रोक्योर करते थे। जी हाँ, तो यूपी से हथियार, जो इलीगल हथियार, चाहे देसी कट्टा हो, चाहे कोई भी हथियार हो, जो यूपी से प्रोक्योर किया जाता है पंजाब में इस्तेमाल करने के लिए, तो उसकी एक अहम लिंक है। तो इन 5 गैंगस्टर्स के अरेस्ट से वो लिंक अब खंगाली जाएगी, और जो अगर हम कहें कि इंटर स्टेट जो हथियारों का व्यापार हो रहा था, जो इलीगल हथियार इधर से उधर हो रहे थे, उनका पर्दाफाश हो पाएगा और ज्यादा अच्छी कार्रवाई अब पुलिस कर पाएगी, क्योंकि अब एक लिंक हाथ लग चुका है, एक अगर हम कह सकते हैं गैंगस्टर हाथ लग चुका है, जिससे प्रॉपर पूछताछ होती है तो सामने क्लियर हो जाएगा कि आखिर हथियार सप्लाई कौन करता था, हथियार आता कहां से था, और किन किन लोगों का इस पूरे हथियार सप्लाई की चेन में हाथ शामिल था। क्या इसमें अधिकारी भी शामिल है, क्या इसमें सिर्फ गैंगस्टर्स है? उन सभी चीजों का खुलासा इनसे पूछताछ में हो जाएगा। जी अमित, जिस तरीके से बात की जाए, भारी मात्रा में यहाँ पर जो है हथियार इन गैंगस्टर्स के पास से मिले हैं और ये कहा जा रहा था कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। क्या ये जानकारी मिल पाई है कि किस बड़ी वारदात को ये लोग अंजाम देने वाले थे? देखिए, ये अभी तक क्लियर नहीं है कि किस इल्जाम को, या फिर हम कहें कि पुलिस की तरफ से एग्जैक्टली डिस्क्लोज नहीं किया गया। कई बार पुलिस जानबूझकर भी ऐसी इन्फॉर्मेशन विथहेल्ड कर देती है ताकि लोगों में पैनिक ना हो। पर जिस तरह से हम देख सकते हैं कि 8 देसी इलीगल वेपन्स प्लस 30 लाइव एम्युनिशन सीधे तौर पे ये दर्शाते हैं कि गैंगस्टर्स कुछ प्लान कर रहे थे, क्योंकि आमतौर पर अगर हम गैंगस्टर्स की बात करें तो काफी स्प्रेड आउट रहते हैं और एक दूसरे के नजदीक ही रहते हैं, क्योंकि हमेशा इन लोगों के अरेस्ट होने का रिस्क इनके पास रहता है, क्योंकि हर किसी के ऊपर कोई ना कोई अपराध ऑलरेडी दर्ज है और पुलिस इनकी छानबीन या इनकी तलाश में लगी होती है। तो ये सिर्फ तभी इकट्ठा होते हैं जब इन्हें कोई बड़ी वारदात को अंजाम देना होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इन 5 को अरेस्ट करके किसी एक बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही रोक दिया, क्योंकि अभी तक ऐसे कोई अंजाम सामने नहीं आया है। तो हम कह सकते हैं कि एक कामयाबी यहाँ पे ये भी है कि समय रहते, या फिर हम कह समय से पहले ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने अपना काम किया और इन लोगों को अरेस्ट किया। तो पंजाब में अगर कोई बड़ी घटना होने वाली थी तो उसके ऊपर नकेल रख दिया, और अब पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई करेगी, इनसे पूछताछ करेगी, तो शायद ये भी सामने आ जाएगी कि कहाँ कहाँ ये कार्रवाई करने वाले थे, क्या प्लानिंग थी और इसके पीछे किस किस का हाथ था। क्योंकि ये गैंगस्टर सिर्फ और सिर्फ अगर हम कहें कि फरौतियों के लिए नहीं, अलग अलग हम लोग ले जाए, हम कह सकें किसी को मारने के लिए, किसी के ऊपर चोरी डकैती, अलग अलग पर्चे इन सबके ऊपर दर्ज ऑलरेडी हैं। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी पर हमलावर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब जब हमारा वक्त आएगा तो देखेगा क्या होता है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि जेपी नड्डा साहब ने कल जो भाषण दिया उसमें क्या प्रजातंत्र दिखाई दे रहा है? क्या वे कह रहे हैं कि सिर्फ उनकी बीजेपी रहेगी, बाकी पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? इसमें विवेक की बात कहीं नहीं है, सिर्फ बल का प्रयोग हो रहा है। जनता सब देख रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज आपका वक्त है, लेकिन जब आपका वक्त नहीं रह जाएगा तब सोचिएगा आपके पास क्या रह जाएगा। इसीलिए नफरत की राजनीति मत कीजिए, लोकतंत्र को खत्म मत कीजिए। आज आप खुद को अपराजय समझ रहे हैं, लेकिन वक्त कभी भी बदल सकता है। और जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब ऐसा लग रहा था कि हिटलर के हाथ सब कुछ आ जाएगा, लेकिन उनका अंत क्या हुआ सब जानते हैं। जो विरोध में बोल रहे हैं उन्हें खत्म करने की साजिश रची जा रही है। इसके लिए खुलकर केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग इस दबाव में आ चुके हैं वे हमाम में चले गए हैं और संजय राउत नहीं झुके, मुझे उन पर अभिमान है। ये पिक्चर में डायलॉग सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि झुकेगा नहीं, लेकिन जब दबाव के आगे सब झुक जाते हैं। संजय राउत ने हकीकत में ये कर दिखाया है कि वे झुकेंगे नहीं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उद्धव ठाकरे संजय राउत के परिवार के साथ जाकर मिले। उन्होंने संजय राउत के बारे में आगे कहा कि संजय राउत का गुनाह क्या है, वे पत्रकार हैं, निर्भीक हैं, क्या यही उनका गुनाह है? जो सही नहीं लगता वो बोल देते हैं, क्या यही उनका गुनाह है? दबाव के आगे नहीं झुकते, क्या यही गुनाह है? और शिवसेना पार्टी प्रमुख ने कहा कि जो लोग छोड़कर चले गए हैं आज सत्ता का स्वाद भोग रहे हैं, जब तक सत्ता उनके साथ है तब तक वे हमारी जितनी मर्जी आलोचना कर लें, एक दिन सत्ता जाएगी तब हालात बदल जाएंगे, तब वे अपना ये चेहरा लेकर लोगों के सामने जाएंगे तो लोग उन्हें उनका असली चेहरा दिखाएंगे। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो उद्धव ठाकरे के बयान पर लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ बन चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उद्धव ठाकरे की, जिसमें उन्होंने संजय राउत की गिरफ्तारी पर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है और ये कहा है कि जब हमारा वक्त आएगा तो देखिए क्या होता है। बिल्कुल निशा जी, देखिए महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद न सिर्फ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे नाराज है, बल्कि तमाम शिवसैनिक लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय जांच एजेंसियों का विरोध कर रहे हैं। शिवसेना का यह सीधे तौर पर आरोप है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों को आगे कर अपने बचाव करती है और अपने फैसले मनवा लेती है। लेकिन संजय राउत ने जिस तरह से तमाम दबाव के बावजूद भी अपने फैसले नहीं बदले, इसलिए उन्हें सच्चा शिवसैनिक का नाम दिया गया है। हालांकि यह बात खुद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है। संजय राउत के परिवार से मिलने के बाद उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रवैये पर आरोप लगाया और निशाना साधा। खासकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी घेरते हुए उन्होंने कहा है कि जेपी नड्डा जिस तरह से अपना बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे में लोकतंत्र कहां है, इसकी बात लोगों को समझना होगा। जेपी नड्डा ने एक सभा में कहा था कि आने वाले समय में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी रहेगी, बाकी सभी पार्टियों का स्तर खत्म हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र के अलावा जिस तरह से तमाम संवैधानिक गतिविधियां होती हैं, संवैधानिक जो राजनीतिक पैतरे बनाया गया, उसका हनन हो रहा है। इस तरह का आरोप उद्धव ठाकरे ने लगाया। जी नहीं सर। सत्यप्रकाश, जैसे से बात की जाए, उद्धव ठाकरे जो है कल संजय राउत के परिवार से मिले हैं, तो मुलाकात उनकी संजय राउत के परिवार से हुई है, तो क्या बातचीत उनके परिवार वालों के साथ उद्धव ठाकरे की हुई है? बिल्कुल, देखिए उद्धव ठाकरे जब संजय राउत के घर गए थे, उस दौरान संजय राउत की पत्नी और उनकी मां से मुलाकात हुई। इस दौरान उनकी मां ने गले लगकर उद्धव ठाकरे से अपनी व्यथा सुनाई और बताया कि किस तरह से उनके बेटे के साथ इस तरह की चीजें की जाए। हालांकि ये सभी बातें खुद उद्धव ठाकरे जानते हैं, लिहाजा उद्धव ठाकरे ने इसी बात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और बताया कि जब हमारा वक्त आएगा तो देखिएगा क्या कुछ होता है। हर किसी का वक्त एक जैसा नहीं रहता है। उन्होंने कई उदाहरण भी दिए हैं जिसमें बताया कि विश्व युद्ध के दौरान हिटलर को लग रहा था तो वह अपराजय है, उसकी कभी पराजय नहीं हो सकती, लेकिन आखिरकार हिटलर को लोगों ने उखाड़ फेंका। तो यह स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा लगातार लोगों को ऊपर दबाव बना रही है, सरकारी यंत्रणा का उपयोग कर सरकार गिराने में लगी हुई है, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो यह जो है तब तक चलेगा जब तक हमारा वक्त नहीं आ जाता। ऐसे में बीजेपी को याद रखना चाहिए, जब हमारा वक्त आएगा तो क्या होगा, यह भी ध्यान रखें। जिस तरीके से बयान जारी किया गया है कि जब हमारा वक्त आएगा तो देखिएगा क्या होता है, तो इस बयान को लेकर क्या सत्ता पक्ष की भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन लगातार जिस तरह से शिवसेना के तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का यह बयान यह बताता है कि किस तरह से अब शिवसेना पूरी तरह से आक्रामक है और भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना दो हाथ करने के लिए तैयारी में है, क्योंकि आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से दबाव है और कोशिश भी है कि किस तरह से एक बार जो है महानगर पालिका को हाथ में लिया जाए, महापौर अपना लाया जाए, उसके बाद पूरा महाराष्ट्र और मुंबई में किस तरह से मनमानी किया जाए, इस तरह की प्रोपोगंडा भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। लेकिन शिवसेना उसको होने नहीं देगी और शिवसेना अब जो है कहीं कहीं संजय राउत की तरह ही भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की तैयारी में है। हालांकि शिवसेना इस वक्त सत्ते में नहीं है, लेकिन जब शिवसेना की सत्ता आएगी तो भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल में ही शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देगी। सत्यप्रकाश, अब जिस तरीके से संजय राउत की गिरफ्तारी ईडी द्वारा की गई है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस भी साथ नजर होती हुई आ रही है, संजय राउत के समर्थन में बोलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल निशा जी, देखिए महाराष्ट्र में या देश में जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों को आगे कर तमाम राज्यों के राजनेताओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उसको लेकर खासकर महाराष्ट्र में जिस तरह से पिछले महीने की राजनीति देखी गई है कि कई
ईडी अधिकारियों के डर से कई शिवसेना के बागी विधायक सांसद जो है एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। तो कहीं न कहीं यह डर जो है ईडी का डर है, क्योंकि कई लोगों को ऐसे है जिनको ईडी ने समन किया था, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट में जाने के बाद उनका समन जो है खत्म कर दिया गया, उन्हें बुलाया नहीं गया। तो इस तरह की बातें हैं, तो जाहिर तौर पर ये सवाल खड़ा ही होता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी को आगे कर ये क्या साबित करना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक नहीं है, बल्कि कानूनी कार्रवाई है। ऐसे में कानून को अपना काम करने दे, कानून को सही और गलत का जानकारी है। तो ये तमाम बातें जो है जब कहीं न कहीं अब शिवसेना के द्वारा जो है कही जा रही है, और आने वाले समय में शिवसेना इसके लिए पूरी तरह से तैयारी में भी है कि जब उनका वक्त आएगा तो कैसे इनका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सड़कों की बदहाली, कानून व्यवस्था, कर्मचारियों से संबंधित और अन्य मुद्दे गूंजेंगे। खनन, पेयजल व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मसलों को भी विपक्ष सदन में उठाने की तैयारी कर चुका है। विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से भी अपने क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं से जुड़े कई प्रश्न किए जा रहे हैं। प्रदेश विधानसभा सचिवालय को 367 प्रश्न मिल चुके हैं। प्रश्न भेजने की अंतिम तिथि 29 जुलाई तय की गई थी। आपको बता दें कि राज्य विधानसभा का मॉनसून सत्र 10 से 13 अगस्त तक 4 दिन के लिए चलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले ये छोटा सत्र होगा, मगर इसमें विधायकों की ओर से विभिन्न मुद्दे उठाए जाएंगे। प्रदेश विधानसभा सचिवालय को जानकारी मिली है कि रविवार को विधायकों की ओर से 367 सवाल किए गए थे। इनमें से 238 तारांकित और 129 अतारांकित प्रश्न किए गए हैं। आपको बता दें कि 3 महीने के बाद हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के काफी आसार हैं और विपक्ष कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ भाजपा पर आक्रामक रुख में नजर आएगी। 4 दिन के इस सत्र में विपक्ष प्रश्नकाल को बाधित कर गतिरोध पैदा कर सकता है और अन्य मसलों पर भी विरोध के स्वर मुखर कर सकता है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सड़कों की बदहाली, कानून व्यवस्था, कर्मचारियों से संबंधित और अन्य मुद्दे गूंजेंगे। खनन, पेयजल व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मसलों को भी विपक्ष सदन में उठाने की तैयारी कर चुका है। विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से भी अपने क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं से जुड़े कई प्रश्न किए जा रहे हैं। प्रदेश विधानसभा सचिवालय को 367 प्रश्न मिल चुके हैं। प्रश्न भेजने की अंतिम तिथि 29 जुलाई तय की गई है। राज्य विधानसभा का मॉनसून सत्र 10 से 13 अगस्त तक 4 दिन के लिए लगेगा। विधानसभा चुनाव से पहले ये छोटा सत्र होगा। आपको बता दें, इसमें विधायकों की ओर से भी विभिन्न मुद्दे उठाए जाएंगे। प्रदेश विधानसभा सचिवालय को ये जानकारी मिली। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरीके से बात की जाए, हिमाचल विधानसभा मॉनसून सत्र जो है 10 अगस्त से जो है 13 अगस्त तक चलने वाला है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक आपको मिल पा रहा है? जी, विधानसभा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो 10 अगस्त से 13 अगस्त तक चलेगा। और आपको बता दें कि यह जो है विधानसभा चुनावों से लगभग 3 महीने पहले एक छोटा सा सत्र जो है आयोजित किया गया है। तो इसमें आपको बता दें कि यह सत्र 4 दिवसीय होगा। भले यह सत्र छोटा होगा, लेकिन इसमें विधायकों के द्वारा विभिन्न प्रश्न जो है, विभिन्न मुद्दे जो है सदन में उठाए जाएंगे। तो इसमें आपको बता दें कि पिछले रविवार तक ही जो है 300 से अधिक सवाल जो है विधायकों ने पूछ लिए हैं। इसमें आपको बता दें कि 367 सवाल जो है अभी तक विधायकों के द्वारा पूछे जा चुके हैं, जिनमें से 238 सवाल हैं जो कि तारांकित हैं, जिनका उन्होंने मतलब उत्तर और जवाब जो है जो जवाब है वो जो मौखिक रूप से मांगा है। और कुछ अंतारांकित सवाल भी इसमें शामिल हैं, जो कि 129 सवाल अंतारांकित इसमें शामिल किए गए हैं। हिमांशु, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि कुछ सवाल जो हैं पूछ लिए गए हैं विधायकों द्वारा, तो क्या क्या सवाल हैं, उसमें कौन कौन से प्रमुख सवाल हैं जो पूछे गए हैं?
जी, इस बार जो है ये जो सदन होने वाला है इससे आसार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जो है ये विधानसभा सत्र है, तो इससे आसार लगाए जा रहे हैं कि यह जो है काफी हंगामेदार सत्र होगा, क्योंकि इसमें जो है विपक्ष ने सरकार या मतलब भाजपा की जो सरकार है उसको घेरने का पूरा योजना जो है बना लिया है। इसमें आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मुद्दे जो है सदन में उठाए जाएंगे, चाहे वो कानूनी व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो या अन्य मुद्दे हो, सड़कों की बदहाली, सड़कों की व्यवस्था हो, उसको लेकर जो है कई मुद्दे इसमें जो है उठाए जाएंगे। हिमांशु, जिस तरीके से 10 अगस्त से 13 अगस्त जो है मॉनसून सत्र चलने वाला है हिमाचल का, तो कितना हंगामेदार रहने के आसार इस मॉनसून सत्र के दिख रहे हैं? जी, इसमें जो है यह जो काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि प्रश्नकाल के समय विपक्ष कई मुद्दों को लेकर जो है वॉकआउट भी करे और हंगामा करे और सदन की कार्यवाही जो है मतलब उसमें कुछ बाधा डाले। हिमांशु, जिस तरीके से बात कर लें, क्या सत्ता पक्ष अपने जवाबों को लेकर जो सवाल उससे जो है विपक्ष पूछेगा, अपने जवाबों को लेकर क्या वो पूरी तरीके से तैयार है अपने जवाबों को देने के लिए जो सवाल उनसे पूछे जाएंगे? जी जी जी, जिस प्रकार से जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, तो इसको लेकर जो है संबंधित जो विभाग होंगे, जो विधायक जो है सवाल पूछेंगे, उनको लेकर जो है जो संबंधित विभाग होंगे उनको इसके उत्तर तैयार करने के लिए जानकारी दे दी गई है। और आपको यह भी बता दें कि जो सवाल वो सिर्फ विपक्ष ही नहीं, जो सत्ता दल के विधायक होंगे वो भी अपने जो क्षेत्र होंगे उनसे सरकारी योजनाओं के बारे में विभिन्न सवाल जो है सरकार से करेंगे। हिमांशु, वो कौन से अहम मुद्दे होंगे जिन पर सरकार को घेरने की कोशिश जो है विपक्ष कर सकता है? वो मेन और वो प्रमुख मुद्दे जिनमें जो सरकार है उन्हें घेरने की कोशिश यहाँ पर विपक्ष द्वारा की जा सकती है। जी, जिस प्रकार से अगर सरकार को घेरने की बात की जाए तो वो प्रमुख मुद्दे होंगे, जिस प्रकार से देश की नहीं मतलब प्रदेश की नहीं पूरे देश की बात है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और जिस प्रकार से पिछले लंबे समय से जो है प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, और इसको लेकर जो है विपक्ष सरकार को इन विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष जो है सरकार को घेरेगी। जिस तरीके से मॉनसून सत्र चलने वाला है, तो इसे लेकर सीएम जयराम ठाकुर का क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो इसे लेकर, मॉनसून सत्र को लेकर? जी, अभी तक तो इसके बारे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की कोई भी प्रक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह जरूर है कि जिस प्रकार से विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है, उसी प्रकार से जो सत्तारूढ़ पार्टी है या भाजपा है उसने भी उनके जवाबों को देने और किस प्रकार से जो उनके जवाब दिए जाएंगे उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है। हिमांशु, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? कौन कौन मुख्य चेहरे रहेंगे जो इस मॉनसून सत्र में शामिल होंगे? जी, इसमें विभिन्न प्रकार के जैसे सबसे पहले अगर बात की जाए कि कौन कौन शामिल रहेंगे, तो इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जल शक्ति मंत्री, शहरी विकास मंत्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, मतलब इसमें आपको बता दें कि लगभग सभी जो मंत्री है इसमें उपस्थित रहेंगे। लेकिन मुख्य चेहरों की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री, जल शक्ति मंत्री, शहरी विकास मंत्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री और अन्य मंत्री इसमें शामिल होंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस द्वारा आगामी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक राज्य भर में निकाले जाने वाली भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की समीक्षा हुई। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत और भुवन कापड़ी मौजूद रहे। यात्रा को लेकर बैठक में कुमाऊं मंडल के कांग्रेस के संगठनात्मक जिले के जिला अध्यक्ष और महानगर व ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने कहा कि 9 अगस्त से पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश जिले में 75 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे और साथ ही लोगों को कांग्रेस के आजादी के इतिहास और वर्तमान समय में महंगाई, भ्रष्टाचार और भर्तियों में घोटाले को लेकर जनता को जानकारी देंगे। 9 तारीख से 15 अगस्त तक एक 75 किलोमीटर की यात्रा प्रत्येक ज़िले में होनी है कम से कम। और ये इसका मंतव्य ये है कि जो कांग्रेस की विचारधारा है उससे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की जो विभूतियों को लोग भूल गए हैं उनको दोबारा से लोगों को याद दिलाने के लिए, और ख़ासकर इसमें फोकस हमारा युवा की तरफ है। जो युवा जिसको इतिहास की अच्छे से जानकारी नहीं है या जिनको भटका दिया गया है, उनको मुख्य धारा से जोड़कर राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर कैसे हम पैदा करें और राष्ट्र के लिए क्या आवश्यक है उनको भी लाएंगे।
और इस यात्रा का एक उद्देश्य ये भी है कि जो दिक्कतें इस समय वर्तमान में है, चाहे बेरोजगारी की है, चाहे भ्रष्टाचार की है, चाहे वो जो चीज़ें इस समय राष्ट्र को पीछे ले जा रही है, उन सब चीज़ों के लिए युवाओं को अवेयर कराने का काम कांग्रेस के साथी इसमें करेंगे। जिस तरीके देखते जाता हो कब से चल रही है और ये हमारा 9 तारीख को क्रांति दिवस जो है उस दिन से हम इसको शुरू कर रहे हैं और 15 अगस्त को इसका समापन जिला मुख्यालयों पर हो। देखिए, भारत जोड़ो एक विचारधारा है और कांग्रेस की विचारधारा है जो सर्वधर्म समभाव है, जो भारतीय जो हमारी संस्कृति है, धर्म, मजहब, जाति, बिरादरी, समुदाय, संप्रदाय का एक हमारा एक गुलदस्ता है। आज उसको सजोकर रखने की आवश्यकता है, उसको संवारने की आवश्यकता है। देश से बांटने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से साम्प्रदायिकतावादी ताकतें सिर उठा रही हैं, जिससे डर और भय का माहौल है। और हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जिस तरह से 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक संकल्प के साथ पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की चिंतित शिविर में निर्देश दिए हैं। एक शुरुआत देखिए, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का ये वर्ष है और जो पूरे देश में हर जनपद में हर ब्लॉक स्तर पर मनाने की कांग्रेस की योजना है और इसी की तैयारी के लिए बैठक आहूत की गई है। और कांग्रेस ने ये तय किया है कि हमारी हर जनपद में 75 किलोमीटर यात्रा चलेगी। 75 किलोमीटर जनपद का मतलब है कि उन्होंने इकाई ब्लॉक को माना है। हर ब्लॉक वाले भी अपने ब्लॉक में 75 किलोमीटर घूमेंगे और जनपद में आएंगे 15 तारीख को और सारे लोग जनपद में इकट्ठा होंगे और जनपद में बहुत धूमधाम से उस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। और इसमें कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे, आज़ादी की बात भी बताई जाएगी, वर्तमान परिस्थितियों पर भी चर्चा होगी। ये सारी चीज़ें उस कार्यक्रम में होंगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर ले कांग्रेस की अगर बात कर ले तो कांग्रेस 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा है उसकी समीक्षा बैठक कल कांग्रेस द्वारा की गई है। तो इस समीक्षा बैठक में क्या कुछ अहम रहा? देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से अगर बात करें अमृत महोत्सव के तहत जिस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा निकाल रही है, उसी का कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए कहा जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से ये यात्रा निकाली जा रही है जिसका नाम उन्होंने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा दिया है। इस यात्रा के तहत कांग्रेस के द्वारा पूरे प्रदेश में यात्रा निकाली जाएगी और 9 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी, जो 15 अगस्त तक ये यात्रा लगातार चलने वाली है, जिसमें हर जिले में यात्रा निकाली जाने वाली है और 75 किलोमीटर ये यात्रा हर जिले में चलाई जाएगी। और राष्ट्रीय परिवार कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के द्वारा कस्बों में और गाँव में किया जाएगा। वहीं बात की जाए जिस तरीके से कल हल्द्वानी में बैठक जब की गई थी और वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा मौजूद रहे, नेता प्रतिपक्ष सरारिया मौजूद रहे, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी मौजूद रहे और कुमाऊं के सभी बड़े चेहरे जो विधायक है कांग्रेस वो इस बैठक में मौजूद थे, जिलाध्यक्ष यहाँ मौजूद थे। तो साफ तौर से इस यात्रा को निकालने का उद्देश्य कांग्रेस तरफ से यही बताया गया कि जिस तरीके से आजकल देश में माहौल है, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो संप्रदायता कहीं ना कहीं लगातार फैल रही है, उसको लेकर के युवाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम रखा जाएगा, जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और जो आज़ादी में जिस तरीके से कांग्रेस का जो महत्व है उसको कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा के शासनकाल के बाद जो परिस्थितियां देश में बन रही हैं, उन परिस्थितियों को कहीं ना कहीं लोगों तक समझाने का प्रयास कहीं ना कहीं इस यात्रा के तहत किया जाएगा। पूरे देश की बात की जाए 15 अगस्त तक कांग्रेस पूरे देश में कहीं ना कहीं कार्यक्रम लगातार कर रही है। और उत्तराखंड की बात की जाए जिस तरीके से अब यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा, उनकी कमान संभालने के बाद एक नया फ्लेवर कहीं ना कहीं कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। उसके तहत यात्रा को तो लगातार जारी है और इस यात्रा के तहत लोगों तक पहुंचा जाएगा और लोगों से बात की जाएगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस की वो छवि जो लगातार धूमिल होती जा रही है उसको फिर से उभारने की कोशिश यहाँ पर की जानी है।
हमें जिस तरीके से बात कर ले 75 किलोमीटर की ये पद यात्रा जो कांग्रेस द्वारा निकाली जानी है, तो इसमें ये जो यात्रा है किन किन शहरों से होकर ये यात्रा प्रदेश में गुजरेगी? मैं आपको बता दूं, देखिए जिस तरीके से बात की जाए, क्योंकि उत्तराखंड की बात करें, 13 जिले उत्तराखंड में आते हैं और 70 विधानसभा उत्तराखंड के अंदर, तो कांग्रेस का टारगेट ये है कि 9 अगस्त से निकालने का यात्रा का, कि हर विधानसभा में पहुंचाई जाए इस यात्रा को, और कहीं ना कहीं संवाद कार्यक्रम किए जाएं, यात्रा कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचे, और जो संदेश कांग्रेस देना चाहती है इस यात्रा के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचे। और उसको लेकर के जिस तरीके से कुमाऊं में यहाँ पर बैठक की गई, 29 विधानसभा कुमाऊं में आती है, 6 जिले आते हैं, 6 जिले के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर जितने विधायक कांग्रेस के अभी मौजूदा है और जो पूर्व विधायक है, उन सभी को जिम्मेदारी दी गई अपनी विधानसभा में तैयारी करने को लेकर के, और उसके तहत यहाँ पर पहुंचा जाएगा। यहाँ जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, वो लगातार इस यात्रा में रहने वाले हैं, और जिस तरीके का मैसेज कहा जा सकता है, जो भाजपा के शासनकाल में जो यहाँ पर जो आरोप लगातार कांग्रेस लगा रही, भले ही वो भर्ती घोटाले की बात की जाए, या जो अभी तक यहाँ पर जो यूपीएसएससी का जो पर्चा लीक हुआ था उसमें कहीं ना कहीं सरकार की संलिप्तता की का जो आरोप लगातार कांग्रेस लगा रही, वो सारी बातें कहीं ना कहीं चीजों में होनी है। और युवाओं को खासकर टारगेट किया जा रहा है कि युवाओं को आज़ादी का महत्व बताया जाए, कांग्रेस ने किस प्रकार से लड़ाई लड़ी थी आज़ादी के लिए, उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग लगातार, कांग्रेस का मानना है कि भाजपा के लगातार जो कार्य किए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं युवाओं को और देश को भड़काया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं लोगों को समझाना है, महत्व याद दिलाना है, कांग्रेस का महत्व याद दिलाना है। और आगामी कार्यक्रम जिस तरह से कांग्रेस के होने, उस कहीं ना कहीं उसी को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया, और सभी विधानसभा में यात्रा को निकालने की बात की जा रही है, जो 15 अगस्त तक चलेगी, और उसको लेकर के कांग्रेस की तैयारी जोरों पर कहीं ना कहीं कार्यकर्ता चल रही है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंत्रालय महानदी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रदेश के सभायुक्तों और कलेक्टरों की बैठक ली है। बैठक में उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने कमिश्नर और कलेक्टरों को भी ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर फसलों की स्थिति का जायजा लेकर राहत कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से सभी जिलों की तहसील में बारिश की स्थिति, जलाशयों में जलभराव की स्थिति और फसलों की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद रहे। बैठक में सभायुक्तों ने बताया कि उनके क्षेत्र में सभी जलाशयों में जलभराव की स्थिति पर्याप्त है और प्रदेश में वर्षा की स्थिति की समीक्षा के दौरान राजस्व विभाग के सचिव NN एका ने बताया कि प्रदेश की 8 तहसीलों में 40% औसतन वर्षा हुई है। और आपको बता दें, इसमें सरगुजा जिले की लुंड्रा, दरिमा और बतौली है, और सूरजपुर जिले की प्रतापपुर और बिहारपुर है। इसी तरह बलरामपुर जिले की शंकरगढ़, रामानुजगंज और राजपुर तहसील में अब तक 40% औसत वर्षा हुई है। मुख्य सचिव ने कम वर्षा वाले तहसीलों में तत्काल फसलों के नजरी आंकलन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों को किसानों के खेतों में पहुंचकर फसल उत्पादन की स्थिति का जायजा लें। साथ ही जहां पर अधिक वर्षा के कारण फसलों को नुकसान हुआ है, वहां पर शीघ्र ही दूसरी फसलों की बुआई करने के लिए किसानों को खाद, बीज और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाए। मुख्य सचिव ने प्रभावित गांवों को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ करने और अल्प वर्षा वाली तहसीलों में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्य सचिव ने बैठक में कलेक्टरों को हर घर झंडा अभियान के तहत जिला मुख्यालय के सुविधाजनक स्थानों से लोगों को झंडा उपलब्ध कराने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंत्रालय महानदी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रदेश के सभायुक्तों और कलेक्टरों की बैठक ली है। बैठक में उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली है। मुख्य सचिव ने कमिश्नर और कलेक्टरों को भी ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर फसलों की स्थिति का जायजा लेकर राहत कार्य शुरू करने के आवश्यक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से सभी जिलों के तहसीलों में वर्षा की स्थिति, जलाशयों में जल भराव की स्थिति और फसलों की स्थिति विस्तार से उनकी जानकारी ली है।
तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए, मुख्य सचिव ने कमिश्नरों और कलेक्टरों की बैठक कर ली है, तो इस बैठक में क्या कुछ अहम रहा? देखिए, कल सीएम साहब के निर्देश के बाद ये बैठक ली गई है। प्रदेश में कम वर्षा वाले क्षेत्रों को लेकर वहां पे किसानी की स्थिति को देखते हुए ये बैठक जो है वो ली गई थी। अगर कहीं पे अल्प वर्षा हुई है तो वहां पे प्रभावित जो फसल है उसको देखते हुए ये जो पूरी बैठक है ये ली गई थी। इसमें जो आला अधिकारी हैं प्रदेश के वो सभी इसमें मौजूद रहे। चीफ सेक्रेटरी ने सभी संभागायुक्त और कलेक्टरों के साथ ये बैठक ली थी और ये स्पेसिफिकली ये बैठक जो थी वो सरगुजा संभाग में उठ रहे डिमांड को लेकर थी। सरगुजा संभाग में देखा गया है कि अभी ये अमूमन हर वर्ष की क्षमता में इस साल कम बारिश हुई है और कहीं कहीं पर तो अल्प वर्षा के चलते जो किसान है उनको बहुत समस्या हो रही है। पूरे प्रदेश में ये स्थिति बनी हुई है, लेकिन कल जब सीएम साहब का दौरा था तो दौरे में जांजगीर चांपा में दौरे पर थे सीएम साहब। तो वहां पर कुछ जो विधायक हैं क्षेत्र के, उन्होंने इस चीज की डिमांड की थी वहां पर कि ये कम वर्षा वाला क्षेत्र घोषित कर दिया जाए और वहां पर व्यवस्थाएं दी जाए। तो कल उसी को देखते हुए वहीं पर सीएम साहब ने ये फैसला लिया था कि अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों का पूरा जायजा लेते हुए उनके लिए कुछ जो नीतियां हैं वो व्यवस्थित तौर पे बनाई जाए। स्वाति जी, कल बैठक में जिस तरीके से अगर बात की जाए तो हर घर तिरंगा जो अभियान है उसे लेकर भी दिशा निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को दिए गए हैं। देखिए, हर घर तिरंगा जो अभियान है ये भारत की जो आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, 75वां वर्ष है इस साल आजादी का, तो उसको देखते हुए ये योजना जो है केंद्र की उसको चलाया जा रहा है प्रदेश में भी। तो उसके लिए गाइडलाइन दी गई है कि झंडा कहाँ से प्राप्त करें, कितना क्या साइज होगा, कब से कब तक फहराना है, इन सारी चीजों को देखते हुए गाइडलाइन दी गई है। स्वाति जी, वहीं बात कर लें, जिस तरीके से कल काफ़ी चीज़ों का जायजा बारिश को लेकर हो गया, खेतों में कितना नुकसान हुआ, इन सब चीज़ों को लेकर जायजा एक तरीके से इस बैठक में लिया गया है। तो जो समस्याएं निकलकर सामने आई है तो उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? बड़ी जो समस्याएं निकल कर आई है वो है छत्तीसगढ़, चूंकि धान का कटोरा है, धान की फसल यहाँ पे बहुत आयत में लगाई जाती है, की जाती है धान की खेती, और ये सीजन भी धान का ही है। तो उसको देखते हुए अधिक वर्षा एक बार कम नुकसान करता है, लेकिन कम वर्षा जो है वो बहुत नुकसान कर देता है किसानों का। तो उसको देखते हुए कि अगर धान नहीं हो पा रहा है तो ऑल्टरनेट कौन सी फसल ली जाती है, तो कम वर्षा में जो हो जाए वैसी फसलों के बीज और उनके लिए खाद और बाकी सारी चीजों की उपलब्धता जो है इस बैठक में जो कल चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन जी द्वारा ली गई है उस पे उसको इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं अगर कोई छोटा किसान है या भूमिहीन किसान है जो कई और तरीके से खेती किसानी भी होती है, तो उसको देखते हुए भी ये कहा गया है कि इस बार मनरेगा का काम जो है, नरेगा का काम, वो जल्दी शुरू कर दिया जाए ताकि जो जीविका है उस पे कुछ ज्यादा असर ना पड़े और सुचारू रूप से चीजें चलती रहे। जी स्वाति जी, अगर बात कर ले बारिश को लेकर, कितना नुकसान छत्तीसगढ़ में जो फसलों को कितना नुकसान बारिश को लेकर हुआ है? देखिए, फसलों को तो बिल्कुल नुकसान हुआ है ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन चूंकि अभी मौसम बना हुआ है, अगर मौसम विभाग की माने तो अभी अगले 2 दिन बाद वर्षा की कुछ संभावनाएं जो है वो जताई जा रही हैं, लेकिन अभी तक अगर परसेंटेज की बात करें तो बहुत कम वर्षा हुई है। जितनी होनी चाहिए उतनी पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाई है, जिसके कारण किसानों में तो किसानी में नुकसान हुआ है, लेकिन अभी कितना नुकसान हुआ है इसका अनुमान अभी विभाग द्वारा नहीं लगाया गया, तो इसका अभी जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल है। निशा, स्वाति जी, जिस तरीके से फसलों को नुकसान हुआ है तो उसी कड़ी में किसानों को काफी भारी नुकसान इसकी वजह से उठाना पड़ा है, तो सरकार द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने के लिए क्या क्या काम किया गया है? देखिए, फसल बीमा योजना जो है वो 31 तारीख तक के चलाई गई थी। अब जिस हिसाब से नुकसान का जायजा होगा, कितना नुकसान किसानों को हुआ है, उस हिसाब से सरकार इसकी भरपाई की तरफ आगे कदम बढ़ाएगी। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर 2 दिन बाद बारिश हो जाती है, जैसा कि मौसम विभाग अपनी जानकारियां उपलब्ध करा रहा है, अगर बारिश हो जाती है तो क्या स्थिति होती है और अगर नहीं होती है तो कितना नुकसान होता है। तो इस नुकसान का जायजा भी सरकार द्वारा पूरा नहीं लगा पाए हैं अभी जो अधिकारी हैं वो। तो जब इसका नुकसान का जायजा जो है वो पूरी तरह से लग जाएगा तो इसमें क्षतिपूर्ति की भी कार्रवाई की जाएगी। जी निशा, वहीं बात अगर छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में अभी तक कितनी बारिश जो है दर्ज की गई है? देखिए, अभी तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। अगर हम जिलेवार बात करें तो कांकेर में 6% बारिश हुई है, मानपुर मोहली नगरी में 5% हुई है,
और अगर हम बात कर लें मैदानी क्षेत्रों में तो रायपुर में भी औसतन कम बारिश हुई है। और अगर तापमान की हम बात करें तो ये लगभग अभी 2 दिन 35 डिग्री तक प्रदेश का तापमान रहने की स्थिति है। तो अगर पांचों संभाग की बात करें तो बाढ़ की स्थिति जरूर प्रदेश में एक बार बनी, लेकिन अभी वर्षा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, किसानों को राहत देने के लिए जो एक बार प्रदेश में अच्छी वर्षा हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए सभी डैमों को जो है वहां से पानी अभी किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है बांधों से। लेकिन अभी जितनी पर्याप्त वर्षा होनी चाहिए थे उसमें से लगभग देखें तो 5 से 7% कम वर्षा प्रदेश में इस वक्त हुई है। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर का दौरा करेंगे और इसी के साथ सीएम नाग पंचमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित विराट कुश्ती दंगल के समापन समारोह में भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही बुधवार को रोजगार मेला में युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे और योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में 125 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी यहां पर सीएम देंगे। वहीं प्रशासन मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है और सीएम गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद विराट कुश्ती दंगल के समापन अवसर पर पहलवानों को पुरस्कृत भी कर सकते हैं। और इसके बाद 10 बजे से ITI एवं कौशल विकास की ओर से MMUT में आयोजित वृद्ध रोजगार मेले में आए युवाओं को संबोधित करेंगे। वहां से योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आने वाले हैं, जहां पर तमाम कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्धारित किए गए हैं। 2 दिवसीय दौरा उनका रहने वाला है। 125 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात वो यहां पर गोरखनाथ के लोगों को देने वाले हैं। वृद्ध रोजगार मेले में युवाओं को वो संबोधित करेंगे और जो कुश्ती है उसमें आज जो कुश्ती के पहलवान हैं उन्हें आज सम्मानित भी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। तो आज गोरखपुर के दौरे पर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात की जाए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर आने वाले हैं, तो कितने बजे तक वो गोरखपुर पहुंच सकते हैं? एक बार पूरी अपडेट। देखिए, सबसे पहले दिशा बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहे कि कैबिनेट मिनिस्टर के साथ जो कैबिनेट बैठक है लगभग 11 बजे वो बुलाई लखनऊ में, लोक भवन में ये बैठक होगी और बैठक के बाद लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास वो गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जा रहे हैं और सबसे पहले मंगलवार के दिन यानी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो नागपंचमी के अवसर पर जो विराट कुश्ती प्रतियोगिता के समारोह में जो आशीर्वाद देने का काम करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और साथ ही वहां पर जो पहलवान होंगे उनको आशीर्वाद देने का काम किया जाएगा। और बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ जो कार्यक्रम है तमाम विकास कार्यों की परियोजनाओं को वो लोकार्पण करेंगे और कहीं ना कहीं हिंदू सेवा आश्रम में जनता दर्शन सबसे पहले वो सुबह करेंगे और उसके बाद IIT कौशल विकास मिशन, पॉलिटेक्निक और सेवा योजन विभाग द्वारा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 11 से 12 रोजगार जो मेला लगा है उसको संबोधन करने का काम करेंगे। और लगभग बड़ी संख्या में कह सकते हैं 125 करोड़ रुपए की जो विकास कार्यों की जो परियोजना है उसको सीएम योगी आदित्यनाथ जो है विकास कार्यों को जनता को देने का काम करेंगे। और इलेक्ट्रिक बसें हैं उनको कहीं ना कहीं ईवीवीएल है उसको भी हरी झंडी दिखाने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो 2 दिवसीय दौरा है गोरखपुर का और गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर के आसपास वो गोरखपुर रवाना हो जाएंगे। नागपंचमी है, नागपंचमी के अवसर पर सबसे पहले वो गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे और गोरखनाथ मंदिर पहुंचने के बाद जो वहां पर जो कुश्ती होती है उस कुश्ती की जो पहलवान है जो विजेता है उन विजेताओं को आशीर्वाद देने का काम सबसे पहले करेंगे। जितेंद्र, जिस तरीके से बात कर ले 125 विकास कार्यों की, जो विकास कार्य 125 करोड़ के विकास कार्य हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर सीएम द्वारा किया जाएगा। तो वो कौन कौन से विकास कार्य होंगे जिनका आज लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा?
125 करोड़ की 86 परियोजनाएं हैं, जिसको कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को तोहफा देने का काम करेंगे। उससे विकास कार्य से जुड़ी तमाम जो सड़कों की बात की जाए, तो भवनों की बात की जाए, तो ऐसे तमाम जो परियोजनाएं हैं उनको सीएम योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों से जुड़ी जो चीजें हैं उनको जनता को सौंपने का काम करेंगे। और साथ ही साथ नगर निगम की जो इलेक्ट्रिक बसें गोरखपुर में शुरू होने जा रही है, उनको हरी झंडी यानी व्हीकल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झंडा दिखाकर रवाना करेंगे। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जितने भी कार्य है वो विकास कार्य है और विकास कार्यों को जनता को सौंपने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच रहे हैं और गोरखपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे। गोरखनाथ मंदिर में पहुंचने के बाद वहां पर सबसे पहले जो कुश्ती प्रतियोगिता चल रही है, उस कुश्ती प्रतियोगिता में जो पहलवान है उनको आशीर्वाद देने का काम किया जाएगा। और बुधवार को उनका गोरखपुर में जो दिनचर्या है, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।